नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 31 अगस्त, यानी कि अगस्त माह का आपका अंतिम दिन, और आज हम लोग इसकी करंट अफेयर्स को करेंगे। इसके अलावा संभवतः जो है कल सुबह या कल शाम तक या परसों, संभवतः कल सुबह 10 बजे तक आपको जो है, या सुबह 8 बजे जो है, आपको एक महीने का करंट अफेयर्स यानी कि 1 अगस्त टू 31 अगस्त यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और जो है कल आप लोग क्लास क्या करिएगा, जरूर देखिएगा। यानी कि कल जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में व्याख्या नहीं दूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसका पूरा जो है मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो कल क्लास जो है मॉर्निंग में देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करें। उसके पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम डेली करते हैं, यानी कि हम रिवीजन करते हैं। और रिवीजन को लेकर के मैं हर दिन आपसे एक ही बात कहता हूं कि आप लोग जो है हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन आप लोग क्या करिए, रिवीजन के लिए जरूर रखिए। क्योंकि बहुत पढ़ने से ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप जितना पढ़ते हैं आप उसका रिवीजन कर सकें और उसको अपने अंदर उतार सकें। अर्थात वो चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहे। इसके लिए रिवीजन क्या है, एक इंपॉर्टेंट की है। और बिना रिवीजन के आप अपनी परीक्षा को सफल नहीं कर सकते हैं। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो, तो लास्ट रिवीजन में क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस सीमा को सील किया जा रहा है। तो असम बांग्लादेश की सीमा को सील किया जा रहा है, बाढ़ लगा करके उसको जो है घुसपैठियों से जो कि बांग्लादेश से भारत में ना आने पाए उनके लिए लगाया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में किसे एनएसजी, क्या बोलते हैं इसको, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं जो होते हैं, का महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है, तो वी श्रीनिवासन को दरअसल अभी महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसका, एनएसजी का, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत द्वारा किस रोग के लिए जो है, किस रोग के लिए स्वदेशी आरटीपीसीआर परीक्षण किट विकसित किया गया है। तो मंकी पॉक्स के लिए दरअसल क्या किया गया है, विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस रोग से, एक सेकेंड, हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस रोग से बचाव के लिए एक नया ओरल वैक्सीन विकसित किया गया है। तो वो जो रोग है कौन सा है, वो आपका हैजा है, जिसको हम लोग कोलेरा भी बोलते हैं। और किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है ये हमने कल आपको जो है बताया था। उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट याद होगा, नहीं याद होगा तो जाकर के कल का जो है वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को क्या कहते हैं, बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कुल कितने नए ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। तो 12 शहरों को मंजूरी दी है, 12 ग्रीन फील्ड शहरों को। और उन 12 ग्रीन फील्ड शहरों में से 2 किसके हैं, यूपी के हैं। जिसमें से कौन कौन सा है, एक है आपका आगरा और दूसरा है आपका कौन सा, प्रयागराज, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में क्या, ये में होगा, हाल ही में आपातकाल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई। तो वो आयोजित की गई आपके मास्को में, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो वो आपके सुंदर से, प्यारे से, अच्छे से भारत ने जीता, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ULI, ये दरअसल किसके द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दरअसल इस ULI को यानी कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके द्वारा बहुत ही आसानी से ऋण को प्रदान किया जा सकेगा। जिस तरीके से आपका यूपीआई काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ये ULI भी काम करेगा। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, आरबीआई के अध्यक्ष की बात करें वर्तमान, तो वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं आज के जो है अभ्यास प्रश्न पर, यानी कि जो हमने प्रश्न पूछा था आपसे उसका अभ्यास प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न हमने पूछा था आपसे कि भारतीय वन्यजीव जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है।
तो वो हो जाएगा आपका चमगादड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आप सभी लोगों ने लगभग सभी लोगों ने इसका उत्तर दिया था। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और जिन लोगों ने डिटेल्स में उत्तर दिया था उनको भी मेरी तरफ से क्या है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब हम आते हैं आज के करंट पे, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के द्वारा लड़कियों की जो शादी करने की, यानी जो विवाह करने की जो उम्र है उसे 21 साल करने के प्रस्ताव को पारित किया है, वो कौन सा राज्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका। यहीं पर यहीं की विधानसभा ने दरअसल एक प्रस्ताव पारित किया है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं फटाफट। अच्छा, मोस्टली स्टेट में और सेंट्रल में क्या है, लड़कियों की उम्र 18 साल है, लेकिन पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश बन जाएगा अगर वहां पर सब चीजें राज्यपाल की मंजूरी के बाद हो जाती हैं तो, यानी कि वहां पर पहला ऐसा स्टेट होगा जहां पर लड़कियों के विवाह करने की न्यूनतम उम्र कितनी हो जाएगी, 21 साल हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के द्वारा लड़कियों की शादी करने की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। इसे क्या बोला गया है, इसे बाल विवाह प्रतिषेध यानी कि हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 के नाम से प्रस्तुत किया गया है। ये भी आपके एग्जाम पूछ सकता है, ये आपका पूछ लेगा कि बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कई सारे ऑप्शन दे देगा तो आप कहेंगे इसका संबंध कितना है, क्या है, हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो कितनी करने की है, 21 वर्ष करने की है, याद रहेगा। चलो आगे, इसके अलावा यह राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, इसमें क्या करेगा, संशोधन करेगा, और इसके अलावा अन्य जो प्रावधान होंगे उनमें भी संशोधन करेगा। कौन करेगा, ये संशोधन करेगा कौन, बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024, यानी कि जब हम संशोधन पूरी तरीके से कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है राज्यपाल के साइन के पास जाएगा, और उस राज्यपाल अगर गवर्नर यानी कि साइन कर देंगे तो उसके बाद जो है ये प्रॉपर तरीके से विधेयक बन जाएगा, गजट में पास हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ओके, चलो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई साहब, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, नाम आप जानते होंगे। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। और एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ सुपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा कहां पर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। जीएस में ज्योग्राफी का यह प्रश्न है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको क्या करना है भाई साहब, याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर बात हम लोग हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु की करते हैं तो हिम तेंदुआ क्या है वहां का राजकीय पशु, और ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी आप मैप के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक तरफ इसके क्या है, इधर लद्दाख है, उधर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। एक तरफ इसके क्या है, हरियाणा है, और एक तरफ क्या है इसके उत्तराखंड है, ये भी आपको क्या करना है। और एक तरफ क्या इसके इधर पंजाब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विश्व जल सप्ताह 2024 मनाया गया, कब मनाया गया, 25 से 29 अगस्त या 20 से 27 अगस्त या 20 से 27 जुलाई या फिर 21 से 26 अगस्त। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 25 से लेकर के 29 अगस्त 2024 के मध्य में विश्व जल सप्ताह मनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाटर वीक बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या, वर्ल्ड वाटर वीक, यानी कि विश्व जल सप्ताह आपका 25 से लेकर के 29 अगस्त, यानी कि क्या था ये, ऑप्शन नंबर ए ही तो था, 25 से 29 अगस्त, ठीक है, के मध्य में आयोजित किया गया। इसके अलावा थीम इसकी इंपॉर्टेंट होती है, और थीम मैं कई बार मैंने आपसे कहा है कि जो भी पर्टिकुलर डे की जो थीम होती है, किसी आयोजन की जो थीम होती है, वो अक्सर आपके एग्जाम में क्या होती है, पूछ ली जाती है। इसलिए आपको थीम का याद रखना क्या होता है, जरूरी होता है। तो अगर हम इसकी थीम की बात करते हैं, यानी कि जो आपका विश्व जल सप्ताह है 2024 का, उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम है सीमाओं को पाटना या सीमाओं को कम करना, दोनों कह सकते हो। सीमाओं को पाटना मतलब सीमाओं को जो है कम करना, ठीक। तो सीमाओं को पाटना, शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए जल, ये क्या है, इसकी क्या है, थीम है।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा उद्देश्य की बात करते हैं तो जल के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से जल का दोहन बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है और ये अपने आप में क्या है, बहुत ही हानिकारक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। जल का दोहन नहीं करना चाहिए। जल बहुत लिमिटेड है। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो तो आपका बहुत कम है। समुद्री जल बहुत है, लेकिन समुद्री जल को बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर में जो कन्वर्ट करने की टेक्निक है वो बेसिकली बहुत ही क्या टफ है। इजराइल के पास है बेसिकली, लेकिन हमारे पास नहीं है और हम उसको ट्रीट कर भी नहीं पाएंगे। बड़ी टेक्नोलॉजी है अपने आप में, ठीक है। चलो, इसके अलावा यह स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकेगा, बताइए जो आपका ये विश्व जल सप्ताह होता है ये किसके द्वारा मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो आप कहेंगे यह स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा 1991 यानी कि वर्ष 1991 से स्टॉकहोम जल पुरस्कार, ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो पहला प्रश्न यही बन जाएगा आपसे कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो आप कहेंगे 1991 से, यानी कि 1991 से स्टॉकहोम जल पुरस्कार असाधारण जल संबंधी उपलब्धियों के लिए और लोगों और संगठनों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? स्टॉकहोम जल पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1991 से, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर आप लोग जो है नहीं जानते होंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन और इनफैक्ट इसकी चर्चा तो बहुत लंबे समय से आप लोग सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जय शाह, सहवाग, ठीक है, यानी कि वीरेंद्र सहवाग, या फिर सौरभ गांगुली, या फिर कपिल देव। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जय शाह को भी हाल ही में आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। और मजेदार बात यह है कि आईसीसी के इतिहास में दरअसल सबसे कम उम्र के वो व्यक्ति बन गए, यानी कि 35 एज की उम्र में, दरअसल 35 की एज में उनको जो है आईसीसी का नया अध्यक्ष क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे, हाल ही में, पॉइंट वही है पहला वाला कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का जो है अध्यक्ष जय शाह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा वह ग्रेग वार्कले का स्थान ग्रहण करेंगे। किसका? ग्रेग वार्कले। तो कई बार आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जय शाह 1 दिसंबर 2024 से अपना पद क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु में वो आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के दरअसल क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए हैं। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये बहुत चर्चाओं में रही है। आप सभी लोगों ने जो है प्रधानमंत्री जन धन जो है खाते खुलवाए होंगे, उसमें पैसा भी आप लोग का आता होगा, ये भी मैं जानता हूं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज भी रही है सरकार। और जनधन खाते खुलवाने से दरअसल बहुत सारे फायदे मिले। आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि जनधन जो खाते सरकार ने खुलवाए थे, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता या इसके फायदे और नुकसान को बताइए। ऐसा कुछ प्रश्न पूछ सकता है। नुकसान तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपसे फायदे इसके पूछ सकता है। तो जनधन जो योजना चलाई गई थी उसके कितने वर्ष पूरे हो गए हैं ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यानी कि 10 वर्ष। क्या? 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगर 10 वर्ष हो गए हैं तो अभी चल रहा है क्या? 24। 10 वर्ष पहले यानी कि 2014 में, यानी कि जनधन जो योजना जो चलाई गई थी वो वर्ष 2000 कब जो है 2014 में चलाई गई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 14 अगस्त 2024 तक कुल खोले गए खातों की संख्या कितनी है? 53.13 करोड़ है। बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में, बहुत बड़ी योजना थी और भारत सरकार को बहुत बड़ी उपलब्धि भी इससे हासिल हुई और बहुत तरीके से सरकार को जो है इससे क्या हुआ? फायदा हुआ। जो डीबीटी का जो पैसा आता था वो जो है सीधे अकाउंट में जाने लगा, यानी कि डीबीटी के थ्रू जो है सीधे अकाउंट में लाभार्थी के पैसा जाता है। इसके अलावा जो बीच में जो करप्शन होता था एक बड़े लेवल का, उस पर भी सरकार ने अंकुश लगाने का जो है काम किया जनधन खातों के माध्यम से। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जनधन खातों के, मतलब जनधन योजना के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ओके। इसके अलावा इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। तो आज का टास्क हमारा क्या है? पहला क्या है कि आप लोग भी एक्चुअली क्या करिएगा? आप लोग जनधन योजना के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। क्या? जन धन
योजना, इसके बारे में आपको क्या काम करना है, डिटेल्स में आपको इसमें जो है अपने नोट्स में इसको रेडी कर लेना है। याद रहेगा? कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई साहब कर लेना प्लीज, है ना, बकबक करने से कोई मेरा मतलब रह नहीं जाएगा। मैंने कहा है आपको कि टास्क की कॉपी आपकी होनी चाहिए, एक कॉपी टास्क के नाम से आपको बनानी है, उसी में सारे टास्क जो मैं आपको देता हूं वो सब नोट करते चलना, एग्जाम में उसको रिवीजन कर लेना और फिर देखना कि उसका कितना फायदा आपको मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज कहां पर की गई है? तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, सीरिया या फिर भारत? 4 ऑप्शन में से एक का ऑप्शन क्या है आपका सही है? बताइए दुनिया के सबसे पुराने कैलेंडर की खोज कहां पर की गई है? तो वो की गई है बेसिकली आपका तुर्की में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट देखो आप लोग, अच्छा पहले पॉइंट में आप ये भी देखो कि ये बेसिकली जो तुर्की है आपका, ये तुर्की के प्राचीन जो स्थल है गोबे कली टोपे, वहां पर दरअसल इसकी खोज की गई है और इसे लगभग 13,000 साल पुराना बताया जा रहा है, अपने आप में काफी टाइम पहले। यह सौर चंद्र आधारित कैलेंडर है जो कि पत्थर के स्तंभों पर क्या है, उत्कीर्ण है, पत्थर का एक स्तंभ है और उसी पर दरअसल क्या है, इसकी आकृति बनी हुई है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके चलो नेक्स्ट है, INS अरिघात क्या है? एक पनडुब्बी है ये, या लड़ाकू विमान है, या तोप है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये है आपका बेसिकली क्या, पनडुब्बी। क्या है? पनडुब्बी है। तो आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। INS अरिहंत क्या है? एक पनडुब्बी है, हमने बता ही दिया आपको। इसके अलावा अरिहंत श्रेणी की ये क्या है, दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में क्या किया गया है, भारतीय नौसेना में इसको क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा इस परमाणु पनडुब्बी में स्वदेशी रूप से की गई तकनीक प्रगति इसे अपने पूर्ववर्ती अरिहंत की तुलना में, पहले क्या था, अरिहंत था ये, और अब क्या बन गया है, ये बन गया है आपका बेसिकली क्या, अरिघात के नाम से, INS अरिघात। ठीक है, तो ये अपने पूर्ववर्ती अरिहंत की तुलना में काफी उन्नत इसे बनाती है, बिकॉज ऑफ इसमें इंडियन टेक्नोलॉजीज का, स्वदेशी तकनीकों का क्या किया गया है, उपयोग किया गया। और निश्चित तौर पर अगर कोई चीज जो है भारत की अपनी खुद की होती है, स्वदेशी तकनीक से बनाई जाती है, तो बहुत मजबूत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, INS अरिहंत और INS अरिघात, ठीक है, ये तय होगा। दोनों की मौजूदगी में संभावित विरोधियों को रोकने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की भारत की क्षमता को बढ़ाएगी, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत की सामरिक दृष्टि को क्या, भारत की सामरिक जो चीजें होती है उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा, अर्थात भारत को जो है क्या करेगा, ये मजबूत बनाएगा युद्ध क्षेत्र में। ओके चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 10वीं अंतरराष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में आपका, या बी नोएडा में, सी देहरादून में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। मे भी आप ऑप्शन सी लगाओ, क्योंकि हो सकता है औषधि की बात आई तो उत्तराखंड अब लगा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उद्घाटन बेसिकली कहां पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है, याद रखिएगा, जो कि दिल्ली NCR का पार्ट है। ठीक है चलो, तो हाल ही में नोएडा में 10वीं अंतरराष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा देश के औषधि क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय क्या की है, योगदान किया है, और आकार की दृष्टि से बेसिकली ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा क्या है, उद्योग है। यह भी अपने आप में आपको याद रखना है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 3 दिन तक का आयोजन है, यानी कि 3 दिन तक लगातार चलेगा, और जिसमें क्या होगा, 400 से अधिक बड़ी जो है औषधीय जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और उद्घाटन कहां पर किया गया इसका, उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में CISF का DG या महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? RS भाटी को, संजीव रैना को, मुकुल वाजपेयी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, RS भाटी जी को दरअसल अभी हाल ही में CISF का नए DG नियुक्त किया गया है। और इनको DG किन्होंने नियुक्त किया है, तो ये बेसिकली नियुक्त किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है चलो, और अभी क्या आते हैं, बिहार के पुलिस महानिदेशक, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
डीजीपी बोलते हैं। तो डीजीपी कौन? राजविंदर सिंह भाटी। ठीक है, अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के प्रमुख बनाए गए हैं। इसके अलावा उनको केंद्र सरकार ने दरअसल नियुक्त किया है इस पद पर। यह भी बिंदु आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा सारे पॉइंट्स। चलो, अब आज के लिए आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, बढ़िया सा आपको बताना है। हालांकि इसका उत्तर आज ही मैंने आपको दिया है, लेकिन यह प्रश्न बहुत आसान है और आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में पुरानी योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे सर इतनी पुरानी क्यों पूछ लिया भाई साहब? इतनी पुरानी इसलिए पूछ लिया क्योंकि वो चर्चाओं में रहती है और चर्चाओं में बने होने के कारण ही प्रश्न आपसे वहां से पूछ लिया जाता है। तो चूंकि जनधन जो योजना है उसके कितने साल पूरे हो गए भाई साहब? 10 साल इसके क्या हो गए हैं? इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। 10 साल क्या हुए हैं? इसके पूर्ण हो गया है। और इसीलिए जो ये प्रश्न आपके एग्जाम में क्या हो गया? इंपॉर्टेंट बन गया है। तो आपको बताना है कि जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है 2014, दूसरा ऑप्शन है बी 2015, सी ऑप्शन है 2016 और डी ऑप्शन है क्या आपका 2019। तो इनमें से एक उत्तर सही है, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जितने कमेंट्स आप करते हैं उससे ज्यादा करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे भरोसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज आपके लिए क्या है? मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है। तो ये क्या करता है? आप प्रश्न पूछ रहा है कि सहकारी संघवाद क्या है, जिसको हम लोग कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म भी बोलते हैं। सहकारी संघवाद अपने आप में क्या है भाई साहब? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और इसको हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में थोड़ा सा हल्का सा समझाया भी था। आप चाहें तो इकोनॉमिक्स की क्लास हमारी देख लीजिएगा। तो सहकारी संघवाद क्या है? विस्तार पूर्वक इसको आपको क्या करना है? समझाना है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का फेवरल जो है ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो टास्क पहला एक हमने आपको दिया था और ये है आपका टास्क 2। तो इसको आप लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा तो सबसे पहले क्या काम करना है? टास्क 2 के फॉर्म में, क्या टास्क 2 के फॉर्म में आपको याद कर लेना है किसको? कि भाई साहब बताओ सहकारी संघवाद, क्या सहकारी संघवाद क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में कई बार प्रश्न इस पर पूछा गया है घुमा फिरा करके, तो इसको आपको क्या करना है? रेडी कर लेना है। इसके अलावा कल हमने जो है आपको प्रश्न दिया था किसका? एसिड रेन का, और एसिड रेन वाले को भी हमने आपको समझाया था अच्छे तरीके से कि एसिड रेन क्या होता है। हमने आपसे कहा था कि जो इंडस्ट्री वगैरह होती है, क्या जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती है, यहां से क्या होता है? यहां से आपके दो चीजें निकलती हैं। एक निकलता है आपका सॉक्स, एक निकलता है आपका नॉक्स। सॉक्स मतलब सल्फर के ऑक्साइड, नॉक्स का मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और यही SO2 और NO2। अगर फॉर एग्जांपल ये SO2 है, ठीक है, ये SO2 अगर वातावरण में क्या कहते हैं? बादल और जल के साथ क्या करेगा? वाटर के साथ अर्थात H2SO के साथ अगर यह क्रिया करेगा तो ये बनाएगा क्या? H2SO4। और ये जो आपका NO2 है, अगर यही आपका H2O से क्रिया करेगा, किससे? H2O से क्रिया करेगा, तो ये बनाएगा आपका HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। ये हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। और ये हो गया आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड। दोनों क्या हैं? अपने आप में एसिड हैं, और यही क्या करेंगे? वर्षा का जो जल होगा इसके साथ जब मिलेंगे तो वर्षा के जल के साथ गिरेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी को बोलेंगे एसिड रेन। क्या बोलेंगे? एसिड रेन। और ये क्यों हो रहा है एसिड रेन? क्योंकि हम तेजी के साथ उद्योगों का विकास कर रहे हैं, और तेजी के साथ उद्योगों को विकास करने की वजह से ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है? सॉक्स और नॉक्स यानी कि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में आते हैं। वातावरण में आने के बाद जब ये ऊपर जाते हैं तो बादलों के जल के साथ ये अभिक्रिया करते हैं, अर्थात H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यही SO2 H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2SO4 बनाएगा, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और यही नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब H2O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यह बनाएगा HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। और यही दो अम्ल जल के साथ जो है मिल करके जब पृथ्वी पर आएंगे तो इसी को बोलेंगे हम लोग एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। और इसकी जो पीच वैल्यू होती है वो होती है 4.25, यानी कि बहुत ही क्या होता है? एसिडिक होता है। और ये जब अम्ल वर्षा किस फसलों पर जो है गिरती है तो फसल नुकसान होता है। इसके अलावा जो इमारतें होती हैं, जो संगमरमर के जो घर होते हैं या जो इमारतें होती हैं, उन पर भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए जो है जो आपका ताजमहल है उसका कलर क्या हो रहा है? ब्लैक हो रहा है। तो ये एसिड रेन था। इसके नुकसान आपको बताने थे। इसके बहुत नुकसान है।
अगर आपकी त्वचा पर एसिड रेन गिरता है, यानी कि एसिड रेन अगर आप भीगते हैं एसिड रेन में, तो आपकी त्वचा को भी ये नुकसान करता है। कई बार क्या होता है, कैंसर कॉजेज भी हो जाता है, और फसल के साथ में जीव जंतुओं, पृथ्वी, सबको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो यही आपको लिखना था डिटेल्स में। आप लोग आई थिंक लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो फिर से लिख लीजिएगा कि एसिड रेन क्या होता है, इसका नुकसान बेसिकली क्या कुछ होता है, ये आपको बेसिकली क्या करना था, लिखना था। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत शॉर्ट में बता दिया है, बाकी एनवायरमेंट की क्लास में हमने आपको डिटेल्स में समझाया हुआ है इसको। ठीक है, चलो, तो ये थी आज की हमारी क्या महत्वपूर्ण क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसको आप लोग क्या करिएगा, तैयार कर लीजिएगा। राइट, ये हो गई हमारी क्लास। मिलेंगे कल हम लोग एक नए क्लास के साथ। संभवतः कल जो है 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करा दिया जाएगा मॉर्निंग में 8 AM पे। कल संडे भी है, तो संभवतः कल आपकी क्लास रिलीज होगी। कल नहीं होगी तो सोमवार या मंगलवार तक आ जाएगी, संभवतः कल ही रिलीज हो जाएगी। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।